यह एक सरलीकृत अक्षीय प्रवाह जनरेटर है जिसमें केवल एक तांबे की कुंडल है और यह एक छोटे एलईडी सरणी को रोशन कर रहा है। इस जनरेटर की एक मुख्य विशेषता यह है कि मैंने इसे घूर्णन की गति और तांबे की कुंडल की चुंबकों से दूरी को बदलकर आसानी से समायोज्य बनाया है। मेरे पास दो फ्लाई व्हील भी हैं जिनमें विभिन्न शक्ति के चुंबक हैं और हम दो तार कुंडलों का परीक्षण करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चुंबकों की शक्ति चुंबकों की गति कैसे प्रभावित करती है और चुंबकों की कुंडल से दूरी का प्रभाव कितना ईएमएफ हम एक छोटे लेगो जनरेटर के साथ पैदा कर सकते हैं। हम कुछ नन्हे कैपेसिटर्स का उपयोग करेंगे ताकि जनरेटर का आउटपुट स्मूथ किया जा सके और विभिन्न चुंबकों से एक कैपेसिटर बैंक को भरने का समय जांच सकें, जिससे एलईडी लाइट्स को कुछ समय तक पावर मिल सके। तो ये जनरेटर किस चीज से बना है और ये कैसे काम करता है? आइए लेगो संरचना से शुरुआत करते हैं। यह एक साधारण उड़ने वाला चक्र है जो 4 वक्राकार टेक्निक गियर रैक का उपयोग करके बनाया गया है। इससे हमें एक काफी स्थिर वृत्ताकार सतह मिलती है जिस पर हम इन चुंबकों को लगा सकते हैं, जो मैंने कुछ प्लूटैक ड्राइविंग का उपयोग करके किया है। उड़ने वाला चक्र गियरों की एक श्रृंखला है जिससे इनपुट से आउटपुट अनुपात बढ़ता है। यहाँ पर यह क्षेत्र थोड़ा जटिल दिख सकता है, पर यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैंने गियर बॉक्स में यह पाल भी जोड़ा है ताकि मैं इस लीवर को यहाँ लगा सकूं। यह लीवर एक रबर बैंड द्वारा सक्रिय होता है और यह हमें इसे छोटा कार्यान्वित करने की सुविधा देता है। और फिर यह एक संक्षिप्त क्षण के लिए उड़ने वाले चक्र को घुमाएगा। सौभाग्य से उड़ने वाले चक्र को इस छोटे पहिए का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से भी चलाया जा सकता है। यह पहिया उड़ने वाले चक्र को काफी तेजी से एक बहुत उच्च इनपुट से आउटपुट अनुपात के साथ घुमाता है। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि मैंने इस पहिए को ऊपर की ओर गियर किया है ताकि मैं इसे पर्याप्त तेजी से घुमा पाऊं और महत्वपूर्ण वोल्टेज उत्पन्न कर सकूं। इसका नुकसान यह है कि जनरेटर है मशीनी शक्ति को विद्युत शक्ति में अनुवादित करने में बहुत अकुशल। यह वास्तव में किसी उपयोगी जनरेटर का निर्माण करते समय आपकी इच्छा नहीं है। यह केवल समझने के लिए बनाया गया है कि कैसे विभिन्न कारक उत्पादन को प्रभावित करते हैं। फिर तांबे की कॉइल को फ्लाई व्हील में डालना यहाँ इस साधारण लीवर से है। यदि हम इस लीवर को धकेलें तो यह कॉइल को पहिए के करीब लाता है। इस लीवर की आवश्यकता होने का एक कारण यह है कि अगर मैं पहिए को घूर्णन करने की कोशिश करता हूं जबकि कॉइल पहिए के करीब होती है तो यह लगभग असंभव है। जैसे पहिया घूमता है, मैग्नेट कॉइल के मेटल कोर पर खिंचाव करेंगे। तार की कॉइल्स का जिक्र करते हुए मेरे पास यहाँ 2 अलग अलग कॉइल्स हैं जिन्हें आजमाने के लिए है और दोनों में एक मेटल कोर है। ये मेटल कोर 8 मिमी मोटी स्टील की बोल्ट से बने होते हैं जो लगभग 30 मिमी लंबे होते हैं और मेरी पहली कॉइल यहाँ 32 गेज 0.2 मिमी तांबे की तार है और ये एक 38 गेज 0.1 मिलीमीटर तार है, इसलिए बहुत पतली है। मुझे नहीं पता कि प्रत्येक कॉइल कितनी समय तक है। वहाँ है, पर मैं दोनों के लिए समान भार की तांबा का इस्तेमाल करता हूँ और निश्चित रूप से 0.1 मिमी के तार की लंबाई काफी अधिक होती है, सैकड़ों मीटर तक। अंत में हमारे पास मैग्नेट्स हैं जो फ्लाई व्हील पर लगाए गए हैं। मेरे पास यहाँ 2 फ्लाई व्हील हैं, एक जिसमें बहुत छोटे नियोडिमियम मैग्नेट्स हैं जो 5 मिमी व्यास और 3 मिमी मोटाई के हैं। ये कमजोर हैं, लेकिन हम इन्हें पहिए के चारों ओर काफी संख्या में फिट कर सकते हैं। वास्तव में इस पहिए के आसपास 16 हैं। पहिए के चारों ओर हर मैग्नेट एक उजागर ध्रुव से स्विच होता है, इसलिए हमारे पास NSNS इत्यादि का वैकल्पिकता है। यहाँ एक और फ्लाई व्हील है जिसमें बढ़ी मैग्नेट्स होते हैं जिनका माप 20 मिमी लंबाई और 3 मिमी मोटाई का है। मैग्नेट जब धातु के समीप यात्रा करते हैं, क्योंकि तार के लूप धातु के बहुत नजदीक होते हैं, इससे चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में वृद्धि होती है जिससे ज्यादा मजबूत आउटपुट की मदद मिलती है। इसलिए एक धातु के कोर के साथ हम एयर कोर की अपेक्षा ज्यादा मजबूत आउटपुट प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि धातु के कोर का प्रयोग करने के लाभ और हानियां भी हैं, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया। मुख्य लाभ यह है कि हम आमतौर पर एक धातु के कोर के साथ मजबूत आउटपुट प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन नुकसान यह है कि चूंकि ये चुंबक धातु के कोर से आकर्षित होते हैं, जब आप चुंबकों को चलाने की कोशिश करते हैं तो महत्वपूर्ण घर्षण पैदा होता है। वास्तव में इस जनरेटर में अगर कॉइल फ्लाई व्हील के समीप है तो यह बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पाता। इस प्रभाव को शांत करने के लिए मैं फ्लाई व्हील को हिलाना आरंभ कर सकती हूँ और फिर कॉइल को इतना नजदीक लाऊं कि फ्लाई व्हील की रोटेशन गति धातु के कोर में मैग्नेटिक आकर्षण को नियमित कर दे। तो चलिए देखते हैं कि सेटअप कैसा प्रदर्शन करता है और किस प्रकार विभिन्न कारक जनरेटर के आउटपुट को प्रभावित करते हैं।
सबसे पहले चलिए हम देखें कि चुंबक की कुंडली से दूरी का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए मैं पहले 32 गेज तार की कुंडली का परीक्षण करूंगा, जिसमें 20 मिमी के बड़े चुंबक का इस्तेमाल होगा। पहले जनरेटर को स्टील के कोर और पीछे हटे हुए कुंडली के साथ फ्लाई व्हील को घुमाकर शुरू करना होगा। इससे हमें आसानी से कुछ गति बनाने में मदद मिलेगी बिना मैग्नेटिक ड्रैग पैदा किए। अब जबकि फ्लाई व्हील चल रहा है, हम कुंडली को चुंबक के करीब ला सकते हैं। मैंने यहाँ उत्पादित हो रहे आउटपुट का एक दृश्य संकेतक के लिए एक LED डायोड का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम कुंडली को नजदीक लाते हैं, LED जलना शुरू होता है। कुंडली जितनी चुंबक के नजदीक होती है, LED उतनी ही तेज चमकती है और कुंडली को पीछे हटाने से LED मध्यम पड़ जाती है। हालांकि यह दिखता है कि LED काफी धीमे फ्लैश कर रही है, वास्तव में इसकी फ्लैशिंग की गति बहुत तेज होती है। यह बस मेरे कैमरे की एक खराबी के कारण प्रकाश थोड़ा धीमा चमक रहा है। अगला, हम मल्टीमीटर पर आउटपुट को मापेंगे ताकि देख सकें कि दूरी आउटपुट को कैसे प्रभावित करती है। इसके लिए मैं इस पतले 38 गेज वायर कॉइल का इस्तेमाल करूंगा, जो एक उच्च वोल्टेज पैदा करेगा, जिससे हमें इसके प्रभाव को देखना आसान हो जाएगा। ये मल्टीमीटर AC को नाप सकता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट वायर कॉइल के आउटपुट से जोड़ सकते हैं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम चुंबकों के करीब कॉइल को लाते हैं, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरी गति से ये कॉइल लगभग 12 वोल्ट के आसपास कहीं आउटपुट देता प्रतीत होता है। जैसे ही हम कॉइल को घूमते हुए चुंबकों से दूर करते हैं, वोल्टेज तुरंत गिरना शुरू हो जाता है। अब जब हमें पता चल गया कि दूरी का प्रभाव क्या होता है, आइए जानें कि चुंबकों के आकार से आउटपुट पर किस प्रकार असर पड़ता है। इन परीक्षणों के लिए मैं मोटे 32 गेज वायर का इस्तेमाल करूंगा और मैं सिग्नल को AC से DC में बदलूंगा ताकि हम कुछ ऊर्जा को संग्रहित कर सकें। कुछ संधारित्रों में AC को DC में परिवर्तित करने के लिए आपको पहले सिग्नल को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। आप डायोड्स के साथ अपना रेक्टिफायर बना सकते हैं, पर मैंने सिर्फ आलस्य से अमेजन से यह सिंगल फेज रेक्टिफायर चिप खरीदा। इसमें AC के लिए 2 इनपुट पैर और DC के लिए 2 आउटपुट पैर होते हैं, और मैंने मल्टीमीटर पर पढ़ने के लिए सिग्नल को स्मूथ करने के लिए इन 50 वोल्ट कैपेसिटर्स के एक जोड़े भी जोड़े हैं। पहले शुरू करने के लिए आइए देखते हैं कि इस 32 गेज तार और यहां बड़े चुंबकों का उपयोग करते हुए हम क्या वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मल्टीमीटर की रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर्स चार्ज स्टोर करते हैं, इसलिए स्मूथ सिग्नल कैपेसिटर्स के बिना की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है। यहां दिखाई देता है कि वोल्टेज जल्दी से लगभग 4.5 वोल्ट तक पहुंच जाता है, तो यह संभवतः निकटतम अधिकतम गति पर औसत रूप से निकलने वाला वोल्टेज होगा। अब आइए छोटे चुंबकों के आउटपुट की तुलना सीधे बड़े चुंबकों से करते हैं। इसे जांचने के लिए मैं 9 वोल्ट के कैपेसिटर को 1 वोल्ट तक चार्ज करने में लगने वाले समय का पता लगाऊंगा। मैग्नेट फील्ड्स के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए मैं समान गति बनाए रखने के लिए मोटर का प्रयोग करूंगा। ऐसा करके हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुख्य भेद मैग्नेट्स के आकार से है। हम छोटे मैग्नेट्स से शुरुआत करेंगे। फिर से आउटपुट को DC में सुधारा गया है ताकि इसे कैपेसिटर में संग्रहित किया जा सके, और मैं यहाँ पर मोटर लगाऊंगा ताकि गति निरंतर रहे। और फिर जब मैं मैग्नेट्स के पास कॉइल को सही स्थिति में लाऊंगा, मैं अपने फोन पर टाइमर शुरू करूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और मैं गति बढ़ा दूंगा। तो इसने छोटे चुंबकों को इस कैपेसिटर को 1 वोल्ट तक पहुंचाने में 3 मिनट और 18 सेकंड का समय लगा। वैसे A1 फायर्ड कैपेसिटर काफी बड़ा होता है, लगभग 3 वोल्ट के आसपास। A1 फायर्ड कैपेसिटर कुछ मिनटों तक एक LED को तेजी से और काफी देर तक हल्के से जला सकता है। यहाँ वही कैपेसिटर है जिसे मैंने 3 वोल्ट तक चार्ज किया और फिर उसमें हरी LED जोड़ी, और मैं यहाँ वीडियो को तेज कर दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि LED पहले 3 मिनट तक खूब जल रही है और फिर भी अगले 6 मिनट बाद भी काफ़ी अच्छी तरह से जलती रहती है, और फिर अगले 20 मिनट या उससे अधिक समय तक धीरे धीरे मध्यम होती जाएगी। अगला, चलिए बड़े चुंबकों का प्रयास करते हैं। हम वही मोटर बिल्कुल समान गति पर इस्तेमाल करेंगे और मैं टाइमर शुरू करूंगा जब कॉइल को चुंबकों के सबसे नजदीकी स्थिति में ले जाया जाएगा।
ठीक है, इस बार ये 20 सेकंड में पूरा हुआ, जो काफ़ी तेज़ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही छोटे मैग्नेट व्हील पर मैग्नेट्स की संख्या लगभग 3 गुना हो, ये बड़े मैग्नेट्स उसी गति पर प्रति इकाई समय में कहीं अधिक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। और अंत में केवल जिज्ञासा से मैं देखना चाहता था कि ये पतली 38 गेज कॉइल जो लगभग 12 वोल्ट जनरेट करती है, क्या वास्तव में 12 वोल्ट के बल्ब को जलाने के लिए उपयोगी है। तो मैंने इसे इस 12 वोल्ट की एलईडी सरणी से जोड़ दिया, कुछ कैपेसिटर के साथ जो आउटपुट को सुचारू बनाने में मदद करते हैं। और एक बार हम इसे घुमाते हैं, हाँ, इस कॉइल में बेहद उच्च प्रतिरोध के बावजूद ये वास्तव में इस बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त धारा उत्पन्न करने में सक्षम है, जो वाकई में बुरा नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक भगोड़ा मैग्नेट है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं, कभी कभार बड़ा होना बेहतर है। ज्यादा शक्तिशाली चुंबक समान गति पर भी निम्न फ्रीक्वेंसी में अधिक आउटपुट को चला सकते हैं, और इसीलिए अगर आपका मुख्य उद्देश्य केवल कम शक्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए कुछ उपयोगी आउटपुट का उत्पादन करना है, तो बड़े चुंबकों का इस्तेमाल एक शानदार तरीका है, बशर्ते आप कुछ कैपेसिटर्स की सहायता से आउटपुट को सुचारू कर सकें। हालांकि कम शक्ति वाले चुंबकों का एक लाभ यह है कि वे बहुत अधिक सुचारू आउटपुट पैदा करने में सक्षम होते हैं। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं जल्द ही कुछ और बड़े चुंबकों के साथ प्रयोग लेकर आऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें। और मैं